morning, everyone. My name is Sumit Ramteke. I am from Yavatmal district of Maharashtra and recently concluded result of UPSC Civil Service 2021. I got 358 rank, and I am very glad to share my strategy, my journey through this platform of New Vision IS Academy. Over the years, since my starting of my preparation in 2016, it was New Vision IS Academy where I enrolled myself with Vijay sir. Vijay sir throughout the journey guided me, supported me, and lot of credit to my success goes to Vijay sir and New Vision IS Academy. Through this platform, I will share my strategy and the years which I spent throughout this journey of UPSC. Firstly, brief intro about me. I basically belong to Yavatmal district. There is very small village in Yavatmal district called Shirpur. Shirpur एक गांव है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वनी तालुका में. मैं वहां से हूँ और मैंने मेरी जो 7th क्लास तक की पढ़ाई थी वो शिरपुर में से ही कंप्लीट की थी, जो जिला परिषद स्कूल होती है वहां से, मराठी मीडियम से. फिर 8 to 10th मैंने पढ़ाई वनी तालुका से की है, जनता विद्यालय वनी से की थी. फिर 11th and 12th आई वॉज देयर इन सोमलवार खामला कॉलेज नागपुर. और कॉलेज के बाद मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी 11th-12th में, और उसके बाद मैं IIT BHU वाराणसी एज अ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वहां पर मैंने एनरोल किया था और वहां से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. सो इन 2015 आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड 2016 से मैंने UPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था. First factors which motivated me to take UPSC as a career option. Honestly, जब तक मैं कॉलेज में नहीं गया था IIT BHU वाराणसी में, तब तक मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि आई शुड परस्यू सिविल सर्विसेज एज एन करियर ऑप्शन. ये मैंने एज अ करियर भी परस्यू करना चाहिए, ऐसा कुछ ख्याल नहीं था. क्योंकि एज सच महाराष्ट्र में 5-6 साल पहले हम देखते हैं तो UPSC का उतना ज्यादा कल्चर नहीं था, और स्पेशली विदर्भा रीजन में तो बिल्कुल भी ऐसा कल्चर नहीं था UPSC का. तो इसीलिए UPSC करना है ऐसे पहले से नहीं सोचा था, और ना ही कोई फैमिली में कोई लोग UPSC कर रहे थे या फिर कर चुके थे. मेरे पापा लैब असिस्टेंट थे. शिरपुर में ही एक स्कूल है गुरुदेव विद्यालय, वहां पर मेरे पापा एज ए लैब असिस्टेंट काम करते थे. एंड मेरी मम्मी जो पॉलिटेक्निक उनका हो गया था और कुछ साल उन्होंने चंद्रपुर में एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, वहां पर उन्होंने कुछ साल जॉब की. तो फैमिली बैकग्राउंड में एज सच सिविल सर्विसेज का कुछ बैकग्राउंड नहीं था या फिर किसी ने क्वालिफाई नहीं की थी. बट इट वॉज IIT BHU वाराणसी. वहां जाके मुझे थोड़ा पता चला UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, और जब मैंने उसको स्टडी किया UPSC को कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, यहाँ पर क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं, तो मुझे पता चला कि जो सोसाइटी के लिए काम करना है तो एज अ IPS या फिर कोई भी UPSC की पोस्ट के थ्रू जो सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर जो भी पब्लिक ओरिएंटेशन है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए मैंने UPSC सिविल सर्विस को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया ग्रेजुएशन के बाद में. फिर 2016 में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते दिल्ली जाना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना नहीं था, इसलिए मैं नागपुर वापस आ गया और नागपुर आके मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की. तो कुछ ना कुछ सपोर्टिंग फैक्टर या फिर कहीं तो भी ऐसा लगे कि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कंपटीशन की थोड़ा फील आना चाहिए. तो इसीलिए मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस ढूंढे नागपुर में जो एक्टिव थे वहां पर. तो वहां पर जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे पता चला वो न्यू विजन IS अकेडमी था. तो इसीलिए मैंने विजय सर से कांटेक्ट किया और वहां पर फिर मैंने टेस्ट सीरीज के लिए विजय सर के यहाँ एनरोल किया था, और वो टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा हेल्प हुआ मुझे UPSC के एग्जाम क्वालिफाई करने में. 2015 में मैंने कॉलेज से निकलने के बाद जस्ट ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया था, जो मेरी गलती थी, मैंने नहीं देना चाहिए था. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये
एडवाइस है कि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करें, अटेम्प्ट दें, तब तक अटेम्प्ट ना दे जब तक आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो गई हो, क्योंकि अटेम्प्ट वेस्ट करना ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। जब अटेम्प्ट जब आपके बचते नहीं है तब आपको अटेम्प्ट की वैल्यू समझ में आती है। तो 2015 अटेम्प्ट तो मैंने एक ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। 16 में न्यू विजन आईएएस अकेडमी में मैंने पढ़ाई की और फिर वहां से अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद प्रीलिम्स दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स 2 मार्क से नहीं क्लियर हुआ, तो थोड़ा डिमोटिवेट फील हुआ था। बट विजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, योगेश सर भी थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और फिर 17 में मैंने वापस से अटेम्प्ट किया। तो वहां पर फॉर्चुनेटली मैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था मैंने, और उसके साथ साथ जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम होती है वो भी मैंने 17 में क्वालिफाई कर लिया था। 17 में एग्जाम दी थी, 18 में उसका रिजल्ट आया था। तो 2018 में मैं सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बन गया था। बट विजय सर ने भी मुझे बताया कि आपने और ट्राई करना चाहिए और अपने एफर्ट्स देने चाहिए। यहाँ पर मतलब आप थोड़ा एफर्ट दोगे तो और भी ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो ये सर का जो सपोर्ट था उसकी वजह से मैंने सोचा कि और एक अटेम्प्ट देते हैं। तो 19 में मैंने वापस से बहुत अच्छी पढ़ाई की और जो आंसर राइटिंग थी जिसपे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था उतना अच्छे से, प्रीलिम्स तो बहुत अच्छे से होता था क्योंकि प्रीलिम्स के हम बहुत सारे पेपर सॉल्व करते थे, बट 19 में मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उसी की वजह से मुझे 19 में मेरा सिलेक्शन हो गया था और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में मैं अभी काम कर रहा हूँ 19 के सिलेक्शन के बाद। तो वापस से यही था कि अभी रुक जाए कि अभी और जाना है, कि अटेम्प्ट देना है कि स्किप कर दे, यहाँ पर जर्नी एंड कर दे और असिस्टेंट डायरेक्टर आईसीएलएस में ही हम सेटिस्फाइड रहे। तो यहाँ पर सर ने मुझे और एक बार मोटिवेट किया कि यहाँ तक आए हो तो आगे भी बिल्कुल जा सकते हो। तो इसीलिए मैंने जॉब के साथ साथ इस साल प्रिपेयर किया था। जितना भी टाइम मिलता मुझे, तो जहां से जितना टाइम मिल रहा है एक एक मिनट अच्छे से यूटिलाइज किया। इनफैक्ट इस बार दो पढ़ाई को कम टाइम मिल रहा था, बट जो भी टाइम मिल रहा था वहां पर बहुत अच्छे फोकस से मैं पढ़ाई कर पा रहा था, क्योंकि आपको जब पता होता है कि दिन में आपके पास 5 या 6 ही घंटे पढ़ाई करने के रादर देन 11 या 12 घंटे, तो आपको वो 11 या 12 घंटे की पढ़ाई 5 से 6 घंटे में पूरी करनी होती है। तो यही आई थिंक मेरे इस साल के सक्सेस का मेजर रीजन रहा कि वो 12 घंटे की पढ़ाई में 5 से 6 घंटे में पूरे फोकस के साथ करता था। तो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे पास टाइम कम है जॉब के बावजूद भी। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली अच्छी पढ़ाई की, सब लोगों का सपोर्ट था और मेरा रैंक इस बार 358 आया है। बात करें मेरे स्ट्रेटेजी की कि मैंने कैसे कैसे सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में इंप्रूव किए हैं। देखो, यूपीएससी एज अ एग्जामिनेशन उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोगों से सुनते हैं या फिर आज तक जान के रखे। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो 20s है वो 20s का एज पूरा आपका चला जाता है फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है, एग्जाम जितना लोग बताते हैं उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस एक ही चीज एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो है एग्जाम की एग्जैक्ट डिमांड आपको समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है, एग्जाम का नेचर कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन को इफेक्टिवली आंसर करना है तो आपको किस वे से पढ़ाई करनी होगी। ये चीजें कुछ बहुत ही जरूरी होती है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जैसे 2016 में मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, सारी बुक्स बहुत ज्यादा बार पढ़ ली थी, जो भी कंटेंट है जो यूपीएससी की बुक्स हमको बताई जाती है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ के कंसेप्चुअली में क्लियर कर लिया था वो बुक। मुझे पता था कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं राइट कर दूंगा। स्टिल मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि पहले साल के मेरे स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं किया था। जो प्रीलिम्स की टेस्ट आती है वो टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। टेस्ट की प्रॉब्लम टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हमको करने होते हैं वो नहीं किए, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये लेसन लिया कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ ली थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बस टेस्ट सॉल्व करने पे ही ज्यादा फोकस दिया। अराउंड 60 to 70 टेस्ट मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व किया था। एक प्रीलिम्स का टेस्ट देता था और वहां पर देखता था यहाँ पर क्या क्या चीजें मेरी गलत हुई है। जनरली सारे लोगों का यही डाउट होता है या फिर यही इश्यू होता है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आप करेक्टली मार्क कर देते हो, बट जो 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 में से एक जहां पर सिलेक्ट करना है, सब लोगों का यही इश्यू है कि जो आप सिलेक्ट करते हो वो गलत ही होता है। बोलते जो 50-50 हम सिलेक्ट करने गए थे वो सारे गलत हो गए। तो मैं यही मेरी कोशिश थी, क्योंकि 16 में मैंने 28 सेकंड राउंड में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट राउंड में 60 किए थे, उसमें से बहुत सारे सही थे, बट सेकंड राउंड में जो 28 अटेम्प्ट किए थे उसमें से 25 गलत हो गए थे। मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी, जो 50-50 में से जो चीजें गलत होती हैं। तो सेकंड बार जब मैं प्रीलिम्स के पेपर एज अ टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था, तो हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस करता था कि यहाँ पर मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए था। जो गलत हुआ है वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, जो सही हुआ है वो क्वेश्चन क्यों सही हुआ है। तो ऐसे 50-60 टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने चाहिए। ये 2 क्वेश्चन में से अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, वो मेरी प्रॉब्लम्स ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट सॉल्व करने के बाद होगी। और एक बार मैंने 2017 में प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है वो सीख लिया, तो उसके बाद मैं कभी प्रीलिम्स कभी प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ। हमेशा से ऐसा होता था कि कंफर्टेबली जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो आराम से निकल जाता था, कभी कोई दिक्कत नहीं प्रीलिम्स में, बल्कि पढ़ाई भी ज्यादा करने की जरूरत अभी प्रीलिम्स में नहीं पड़ती है। एक बार आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आते हैं, आपको जो मल्टीपल चॉइस में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना अगर आपको आता है, तो आपको प्रीलिम्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। और उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, ज्यादा नंबर ऑफ पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक, तो प्रीलिम्स तो हो गया था 17 में। फिर मैंने जब मेंस दिया तो मेंस में फेल हो गया। तो फेल होने के बाद मैंने जब एनालाइज किया कि क्यों फेल हो गए, तो सेम फॉल्ट मुझे मिला कि यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे मेंस के। प्रीलिम्स तो क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने पास करना सीख लिया था, बट मेंस में आंसर्स कैसे लिखना है उसमें एक्सपर्टीज अभी तक नहीं हुई थी। तो इसकी वजह से मेरा वो 17 का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वहां से मैंने एक लेसन लिया कि यहाँ से मुझे क्या करना है कि मेंस का जो है मेंस क्वालिफाई करना है, तो आंसर्स आपको बहुत ज्यादा लिखने पड़ेंगे। 19 में मैंने ट्राई किया बहुत सारे आंसर लिखने का, तो वहां पर आंसर लिख लिख के मेरा रैंक तो आ गया, बट उतना अच्छा रैंक नहीं आया। मेंस क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, रैंक भी आ गया, बट उतना भी अच्छा रैंक नहीं आया जिससे डिजायर्ड पोस्ट मिले। और जब ये 21 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, जैसे हम प्री के लिए 60-70 पेपर्स करते हैं प्रीलिम्स के, वैसे ही मैंने 60 to 70 पेपर्स मेंस के किए थे। ये 3 महीने में अराउंड मैंने 1000 के ऊपर आंसर्स लिख लिए थे। तो ये आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि बात ऐसी थी कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता नहीं था कि मैं कंटेंट भी पढूं, ऑप्शनल भी अच्छे से पढूं, ऐसे भी करूं और आंसर्स भी लिखूं। तो मुझे टाइम जो है वो कहाँ पर लगाना है वो बहुत ज्यादा सोच के लगाना पड़ा। तो मुझे लगा कि जो आंसर राइटिंग ऐसी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी, तो इसीलिए मैंने आंसर राइटिंग में बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया। 60-70 पेपर्स दिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उसके भी बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए। तो फॉर्चुनेटली इस बार मेरा मेंस का स्कोर बहुत अच्छा आया। और इसका एक ही सिंपल मुझे फिर स्ट्रेटेजी समझ में आया कि अगर आपको प्रीलिम्स में ज्यादा मार्क लाना है तो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, और आपको मेंस में आंसर मार्क्स ज्यादा लाना है तो मेंस के ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने का ट्राई करो। तो यही स्ट्रेटेजी अपना के मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया। और इंटरव्यू भी बहुत सारे मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो कभी ऐसा इश्यू फेस नहीं हुआ कि इंटरव्यू में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर ऐसे कोई चीज है। उसमें से क्या था कि मैं न्यू विजन आईएएस एकेडमी में लेक्चर्स भी लिया करता था, तो लेक्चर डिलीवर करना, अपनी बात लोगों को समझाना, ये वाली चीजें भी मुझे बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी मेरे में, ज्यादा से ज्यादा ऐसे टीचिंग वगैरह करने के बाद। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपीएससी की एग्जाम बस बुक्स तक लिमिटेड नहीं है।
यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है, स्पेशली इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि आप बुक्स पढ़ के जाओ या फिर कंटेंट पढ़ के जाओ, आप आंसर दे दोगे। आप आंसर्स कैसे डिलीवर करते हो, आप लोगों से बात कैसे करते हो, वो मैटर करता है। और वो यही चीजों से आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज करें जहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक जाए। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज वगैरह, कोई ना कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस करने की, स्पीच देने की, तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। वहां से आपका कंफर्ट जोन बढ़ते जाता है। ओके, और वहां से किसी भी चीज के बारे में आपको डर हो तो वो डर खत्म हो जाता है। और ये यूपीएससी के इंटरव्यू का इंटीग्रल पार्ट है। आपको डरना नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू पैनल को फेस करना है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको पता भी नहीं होगा, तो वहां पर आपको सोच के आंसर देना पड़ता है। जैसे मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना को इंडिया ने कैसे कंट्रोल करना चाहिए। चाइना बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज अपना रहा है, इंडिया को इन्वेट कर रहा है लद्दाख रीजन में, और इधर अरुणाचल रीजन में है, और साउथ चाइना सी में भी बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज है। तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो जो भी मैंने थोड़ा सोचा था, जस्ट सोच के ही बनाना पड़ेगा, ये आंसर एज सच बुक में तो है नहीं। तो फिर मैंने ऐसे बोला था कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ ना कुछ कंसेंसस लाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, कि चाइना गलत काम कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बनाना चाहिए। तब जाके जो है ये चाइना को हम कंट्रोल कर पाएंगे इंटरनेशनल प्रेशर से। तो वो सर ने मुझे बोला ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। यूक्रेन रशिया वॉर अगर आप देख रहे हो, रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है, फिर भी रशिया बैक ऑफ नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा कुछ सोल्यूशन बताओ कि जिससे ये प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो सके चाइना की। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मुझे 1 मिनट चाहिए इस पे थोड़ा सोचने के लिए। तो फिर उसमें मैंने सोचा और सर को ये बताया कि चाइना जो है, चाइना की जो भी सप्लाई चेन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सारे जो चाइना के प्रोडक्ट्स है वो सारे इकोनॉमी में फैले हुए हैं। इंडिया में भी देखो, वैसे ही बाकी कंट्रीज में भी चाइना में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, मटेरियल है चाइना का, वो सारी कंट्रीज में जा चुका है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चाइना के अलावा कंप्लीट नहीं हो सकती है। जैसे आप कोई मोबाइल फोन भी ले लो, मोबाइल फोन के भी बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन होता है वो चाइना के अलावा कंप्लीट नहीं होता है, और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो फिर मैंने सर को ऐसे बोला कि सर अगर हम कुछ ना कुछ अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में तैयार हो, या फिर हम कुछ ना कुछ अल्टरनेट सप्लाई चेन बनाने में तैयार हो, जिससे हम बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी का, चाइना के ऊपर का डिपेंडेंस जो है वो कम करा पाए, तो फिर हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी चाइना को पता है कि बाकी कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंस हटा दिया तो फिर हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आंसर शायद उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आपको सोचना पड़ता है। तो वो सोचने के लिए क्या कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ज्यादा से ज्यादा जो चीजें आप करने में अनकंफर्टेबल हो वो करो, स्टेज फियर हटाओ, लोगों से ज्यादा बात करो। ये वाली चीजों से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी जो थी वो 6 से 7 साल तक की थी। मैंने टोटल 7 अटेम्प्ट्स दिए थे। बहुत मतलब ऐसा कभी कभी होता था कि जर्नी छोड़ देना चाहिए, रहना मतलब अभी क्विट कर देना चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लाइफ में होती है, स्पेशली यूपीएससी में, आप यूपीएससी की जब भी प्रिपरेशन करते हो, आप अकेले प्रिपरेशन नहीं करते हो। आपके पेरेंट्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको भी रिजल्ट का कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता है, या फिर उनको भी लगता है कि इसका पढ़ाई अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ वो एग्जाम जी रहे होते हैं, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली वो भी आपके साथ वो एग्जाम जी रहे होते हैं, और आपके जो क्लोज फ्रेंड सर्कल्स है वो भी आपके साथ वो एग्जाम जी रहे होते हैं। तो यूपीएससी बस आप ही नहीं देते हो, आपके साथ आपका पूरा जो सोशल सर्कल है वो भी देते रहता है। आप एग्जाम पास हो जाओ तो वो खुशी आपकी नहीं, आपके सारे फ्रेंड सर्कल की होती है, बल्कि आपसे ज्यादा खुशी उनकी होती है। तो मेरे केस में भी यही था। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो भी मुझे टीचर्स मिलते रहे, विजय सर, योगेश सर, जो भी जितने भी मेरे 7 साल में मुझे टीचर्स मिलते रहे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, स्पेशली मेरा न्यू विजन IAS अकेडमी की जो फ्रेटर्निटी थी, मेरे सारे दोस्त लोग थे, रितेश, सलमान भैया, आशीष, निखिल, सारे जो
बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। तो जो ये न्यू विजन के सारे मेरे दोस्त हैं उनने मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहा। उन्होंने कभी मतलब ऐसा कभी डाउट नहीं लिया कैपेबिलिटी पे। उन्होंने हमेशा मेरे पे बिलीव दिखाया कि हाँ सुमित तू कर सकता है। तो जो उनका विश्वास अपने ऊपर होता है, जो उनका बिलीफ अपने ऊपर होता है, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत मोटिवेशन देता है आपकी जर्नी आगे सस्टेन करने को। तो वही कहीं ना कहीं मुझे हेल्प कर रहा था और उसी की वजह से शायद मैं इतने साल तक मेरा जर्नी सस्टेन कर पाया और यूपीएससी फाइनली जो एम था वो डिजायर एम मैं अचीव कर पाया। और सेकंड बहुत एक चीज मुझे आज कल से लोग बहुत पूछ रहे हैं कि जो मेरी रैंक है 358 उस पे मुझे इजीली आईएएस मिल जाता है और फॉर्चुनेटली आईएएस महाराष्ट्र कैडर भी मिल जाता है। बट स्टिल मैंने आईएएस ना लेते हुए मैंने मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस रखा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों, आईएएस को देना चाहिए था, आईपीएस क्यों लिया। तो यूपीएससी जो प्रोसेस है ना वो सिर्फ पढ़ाई की प्रोसेस नहीं है, इसमें मुझे ऐसे लगता है एक कंपोनेंट सेल्फ डिस्कवरी का भी है। जितने भी साल आप यूपीएससी में देते हो तो आपको पता चलता है कि आप किस चीज के लिए बने हो, आप किस चीज में ज्यादा अच्छे से इनपुट दे पाओगे। मैं आईएएस में अच्छा कर पाऊंगा कि मैं आईपीएस में अच्छा कर पाऊंगा, ये मुझे ये जो भी यूपीएससी के साल मैंने दिए इसमें समझ में आया। ऐसी बात नहीं, सारे लोग अगर आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे तो आपको भी आईएएस ही देना है। आपको खुद की पर्सनैलिटी देखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सी चीज ज्यादा सूट करेगी। मेरे रीजन ऐसे थे कि जो भी आईपीएस की जो पोस्ट है ना, पुलिस सर्विसेज है ना, पुलिस जो है वो मोस्ट विजिबल ऑर्गन है स्टेट का। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहला जो स्टेशन होता है, पहला जो आदमी होता है जहां पर वो जाते हैं वो पुलिस होता है। हर क्राइसिस सिचुएशन में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है गवर्नमेंट की वो पुलिस होती है। जब भी कहीं पर भी बाढ़ आ जाए या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए या फिर कोई दो कम्युनिटीज के बीच में कुछ वायलेंस वगैरह हो जाए तो सबसे ज्यादा काम जो है, सबसे पहला काम वो पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले जो है वो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को। आप ऐसा सोचो अगर कि किसी मतलब कोई किडनैप वगैरह हो गया है तो वो फैमिली की जो होप होता है वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो होप बनने में जो सेटिस्फैक्शन है और वो होप जो है उनकी और उनके साथ जस्टिस करना, उसमें जो सेटिस्फैक्शन है, मुझे लगा कि मुझे वहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा रादर देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दो आईएएस भी बहुत अच्छी सर्विस है, सारे लोग वही प्रीफर करते हैं, बट आपको पहचानना है कि आपको क्या ज्यादा सूट करेगा और आपको क्या ज्यादा चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारा सोचा था कि अगर आईएएस एक गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट करता है, अगर वो स्कीम का बेनिफिट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर पीपल को नहीं हुआ, कोई भी आदमी को नहीं हुआ, तो वो एक आदमी थोड़ा सा त्रस्त रहेगा, उसको थोड़ा परेशानी रहेगा। बट आप सोचो कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और वहां पर एक आध ऐसे मर्डर या फिर चोरी वगैरह हो जाती है तो एक घर में होने के बाद पूरा वो समाज या फिर जो सोसाइटी है सारी परेशान हो जाती है, सबको डर लगता है। तो पुलिस का काम यही होता है कि वो डर ना लगने दे, लोगों को सिक्योर महसूस कराए और लोग जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसके लिए एक बेटर ग्राउंड प्रिपेयर करे, स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। तो ये सारे पुलिस के फंक्शंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने आईपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है एंड फॉर्चुनेटली रैंक अच्छी आ गई तो आईपीएस मिल भी जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट एंड आई रियली थैंक न्यू विजन आईएएस अकेडमी, विजय सर, योगेश सर and all the staffs of New Vision IAS Academy for supporting me throughout this journey. I want to thank my parents, my friend circle who constantly believed in me and acted as a source of motivation, and they never stopped believing in me. So this was the thing which helped me to crack the examination and to continuously persistently put my efforts in the examination. I am very happy and very thankful to New Vision IAS Academy to give me the platform to share my thoughts with all of you. Hopefully I will meet you again. मैं एक दो दिन में नागपुर आ रहा हूँ तो ट्राई करता हूँ कि सबसे मिलूँ और वापस से न्यू विजन IAS Academy को एक वापस से यहाँ पर आके सबसे मिल लूँ।
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्पेशली अभी प्रीलिम्स जो है ये वीक में है, तो सबको ऑल द बेस्ट और होपफुली आप सभी सिलेक्ट हो और मेंस के लिए हम और अच्छा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।